हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत और वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में जानेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, उसी के साथ साथ बच्चों हमने प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड के बारे में जान लिया, जिसमें हमने देखा था बच्चों की फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होती है, स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसी के साथ साथ बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें बच्चों हमने जो सिंपल इकोनॉमी है उसका एग्जांपल लेके करा था। और इसी के साथ साथ हमने वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इन सब के बारे में जाना। तो बच्चों शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है। तो 3 मेथड है। पहला मेथड है बच्चों हमारे सामने वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। उसी के साथ बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इसमें बच्चों हमने वैल्यू एडेड मेथड को ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक्सपेंडिचर मेथड को आज पढ़ने वाले हैं। जो आगे आने वाला वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों इनकम मेथड को। तो बच्चों शुरू करते हैं और जानते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड को। सिंपल सा है बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा है। जो बच्चों जितने भी हमारे इकोनॉमिक के जो सेक्टर है, कौन कौन से सेक्टर हो गए, अगर हम बात करें, पहला हो गया हाउस होल्ड, पहला हाउस होल्ड हो गया बच्चों। दूसरा सेक्टर हो गया बिजनेस फर्म, दूसरा हो गया बिजनेस फर्म जो क्या करती है, प्रोडक्शन में लगी है। तीसरा है बच्चों गवर्नमेंट, और चौथा है बच्चों एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जिसमें हमने हमारे जो कांटेक्ट होता है, हमारी कंट्री के कांटेक्ट दूसरे कंट्री से होते हैं, वो अपने एक्सटर्नल कांटेक्ट हो गए या फिर फॉरेन सेक्टर। ठीक है। अब बच्चों ये जो चारों सेक्टर है ना, इन चारों सेक्टर द्वारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर्स होता है ना, वही क्या हो गया हमारे लिए एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। क्या कह रही हूं मैं कह रही हूं ये जो हमारे इकोनॉमिक के चार सेक्टर हैं, इनके द्वारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर जो किया जाता है बच्चों, अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आ जाएगा। तो सिंपल सा है, फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड एज अ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड बाय अ फर्म। ठीक है। हमने बच्चों हमारी जो सिंपल इकोनॉमी है उसमें देखा था कि एक की इनकम दूसरा का एक्सपेंडिचर है और दूसरे की इनकम एक का एक्सपेंडिचर है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है सिंपल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर कुछ इस तरह था कि हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर था वो फर्म की इनकम थी, और फर्म का एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का क्या था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर था। सो बच्चों अब अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें जो कि हमारी होल इकोनॉमी के लिए, उसमें क्या होगा, this method measure national income as the sum of the final expenditure made by the households, business firm, government and foreigners। यानी कि बच्चों टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर जितने भी हमारे सेक्टर है उनके द्वारा किया गया है, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब बच्चों ये एक्सपेंडिचर कैसे होगा, किस किस को हम इंक्लूड करेंगे, किस किस को एक्सक्लूड करेंगे, आगे जानते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों जो चारों ही सेक्टर है, अगर उनका जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको अगर इंक्लूड कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी हम निकाल के देखेंगे बच्चों, पर यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि जो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। और बच्चों एक बार जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया, उसके बाद में हम नेशनल इनकम बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज इनकम सेटलमेंट मेथड। और बच्चों इसका एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं, इनकम सेटलमेंट मेथड भी कहते हैं। पूरा एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है बच्चों 1 नंबर का, याद रख लेना। इनकम सेटलमेंट मेथड किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को ही इनकम सेटलमेंट मेथड कहते हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से हमें जो है हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसको कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फाइनल एक्सपेंसेस के, तो अगर हम बात करें बच्चों तो हमारा फाइनल एक्सपेंसेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, एक्सपेंडिचर इज अ मेड बाय ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी लाइक हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म एंड द फॉरेन सेक्टर। और अगर इन्हीं का सबका हम ऐड कर देंगे क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड आ जाएगा। अब बच्चों
इनके भी कंपोनेंट्स होंगे। हाउस होल्ड के क्या क्या इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, फर्म में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, या फिर फॉरेन कंट्रीज द्वारा या फॉरेन सेक्टर द्वारा जो जो हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं किस किस को इंक्लूड करना है ये देखेंगे। ठीक है बच्चों, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर आर, कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स हो गए, तो सिंपल सा है, यहाँ पे बच्चों एक चार्ट से इसको यहाँ पे बताया गया है, इसी से हम समझेंगे। सो बच्चों पहला है प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, हाउस होल्ड द्वारा। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है बच्चों, अगर वो कोई एक्सपेंडिचर करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके द्वारा होता है बच्चों, गवर्नमेंट के द्वारा। अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर करती है तो उसको हम क्या नाम देंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगला है बच्चों क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल जो फॉर्मेशन हुआ है दो तरह से होगा, कौन कौन सा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों जो भी प्रोडक्शन में लगी हुई है अगर वो फर्म द्वारा हो रहा है तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चाहे यहाँ पे गुड्स का हो या इन्वेंट्री का हो, किसी का भी हो रहा है इसी में ही आएगा। अगला है बच्चों नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट किससे रिलेटेड है, हमारे फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड है। कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, सबको अच्छे से समझेंगे। ये हमारा ओवरव्यू है बच्चों फाइनल एक्सपेंडिचर के कौन कौन से कंसेप्ट है, यहाँ पे कंपोनेंट्स है उनका, इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहले अगर हम बात करें, पहला जो सेक्टर था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर था, और हाउस होल्ड सेक्टर से जो हमारा एक्सपेंडिचर जुड़ा हुआ है बच्चों क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, अगर कोई हाउस होल्ड, कोई फैमिली या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो फैमिलीज की हेल्प करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, तो ये सारा एक्सपेंडिचर किस में आएगा बच्चों, यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे PFCE। ठीक है, क्या लिखेंगे, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, कोई भी फैमिली, कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी इंडिविजुअल अपने खुद के लिए कंजप्शन कर रहा है, किसका, ड्यूरेबल गुड्स का, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का। ठीक है, यहाँ पे गुड्स और सर्विस अगर परचेज करता है तो किस में इंक्लूड होगा बच्चों, यहाँ पे हाउस होल्ड में इंक्लूड होगा। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स में यहाँ पे हम होम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होम है बच्चों आगे इंक्लूड होगा, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स इंक्लूड होंगे, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ इंक्लूड होगी, हमारे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव नहीं होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि कोई भी फैमिली हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो भी कोई ऐसे एक्सपेंडिचर कर रही हैं, सो बच्चों वो भी कहाँ इंक्लूड होगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, क्या क्या, पहला हाउस होल्ड होना चाहिए, खर्चा किसके द्वारा होना चाहिए, हाउस होल्ड के द्वारा। दूसरा बच्चों कौन खर्चा करेगा, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसके लिए काम करते हैं, जो यहाँ पे हाउस होल्ड के लिए, जो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर में जो लोग रह रहे हैं ना, उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बच्चों सिंपल से अगर सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे तो एक्सपेंडिचर तो होगा ही, और ये जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे किस में इंक्लूड हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब इन दोनों द्वारा अगर जो गुड्स और सर्विस है, अगर वो ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है और नॉन ड्यूरेबल है, तो ये सब किस में आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे मैम। अब अगर हम बात करें तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या करेंगे ऐड, तो PFCE में हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग फैमिली फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि एक तो हम हाउस होल्ड को इंक्लूड करेंगे, इंडिविजुअल, फैमिली या हाउस होल्ड, उसी के साथ हम इंक्लूड किसको करेंगे बच्चों, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, सर्विंग दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, किसको,
यहाँ पे फैमिली को सर्विस दे रहे हैं, तो इनका जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है अगर हुआ है तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे किसमें, PFCE। ठीक है, PFCE में क्या क्या आएगा बच्चों पता चल गया होगा। अब बच्चों PFCE इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑर्डिनरी रेजिडेंट वेदर बी इट इन द डोमेस्टिक सेक्टर और अब्रॉड। ठीक है, अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया में क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। इंडिया में है तो भी इंक्लूड करेंगे। अगर वो अब्रॉड है, ठीक है बच्चों, अगर वो अब्रॉड है तो उसको भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर कोई पर्सन गया है, कहाँ है वो, विदेश में है, दुबई में है, और वहाँ पे खर्चे कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। अगर इंडिया में है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो अगर फॉरेन में एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके अलावा एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेजिडेंट ड्यूरिंग देयर फॉरेन टू ट्रेवल विल बी एडेड टू PFCE। अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है और बच्चों अगर वो किसी फॉरेन टूर पे गया है और वहां पे क्या कर रहा है, टूर और ट्रेवल कर रहा है, और वहां पे एक्सपेंडिचर होंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंडिया का है, अगर वो बाहर जाता है, ट्रेवल करने जाता है, तो बच्चों एक्सपेंडिचर होंगे, फॉरेन एक्सपेंडिचर तो होंगे ही। फॉरेन टूर और ट्रेवल पे जा रहा है तो एक्सपेंडिचर होंगे, तो ये भी क्या होगा बच्चों, ऐड होगा, किसमें ऐड हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, उसी तरह बच्चों फॉरेन के जो रेजिडेंट होते हैं वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में घूमते हैं, इंडिया में क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, टूर करेंगे, तो यहाँ पे भी खर्चा होगा। तो बच्चों यहाँ पे उनके द्वारा जो फॉरेनर्स है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो कहेंगे एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन रेजिडेंट और फॉरेन विजिटर। याद रखना, कौन नॉन रेजिडेंट है और फॉरेन विजिटर है, अगर वो हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम डिडक्ट कर देंगे। PFCE से क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सा है, इंडिया का कोई रेजिडेंट है, वो फॉरेन टूर पे जा रहा है, फॉरेन में क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करेंगे। अगर फॉरेनर कोई है, नॉन रेजिडेंट है, और वो इंडिया में क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। सो बच्चों आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे और किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा, बहुत इजी है। हाउस होल्ड सेक्टर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर किस में आ जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब चलते हैं दूसरा जो हमारा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, उसकी तरफ। तो गवर्नमेंट सेक्टर का जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको हम कैसे लिखेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GFCE। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या हो गई, GFCE हो गई। अब बच्चों इसके बारे में, अब गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट लोगों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लेके आती है बच्चों, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, बहुत सारे काम करती है। अब ये जो काम करती है गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करती है। सिंपल सा है, गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों को वेलफेयर देने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। सो बच्चों ये सारे एक्सपेंडिचर किस में इंक्लूड हो जाएंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट on various administrative service like defense, law and order and education and etc. The government is produce goods and service for the purpose of the social welfare without the intention of making profit. ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रही है, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का प्रोडक्शन कर रही है, किसके लिए कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए, किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि क्या हो, लोगों का भला हो। ठीक है, ना कि किसके लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। वो कहाँ इंक्लूड होगा बच्चों, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है किसके लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं बच्चों, जिससे कि हमारा सिस्टम सही से चले, तो बच्चों उस पर जो किया गया खर्च है या एक्सपेंडिचर है वो भी कहाँ इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। कौन कौन से, जैसे डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे जो एक्सपेंडिचर है बच्चों किसके लिए किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए किए जाते हैं। तो ये सारे इंक्लूड हो गए किसमें, हमारे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। अगला है बच्चों क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDFC और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बताता है कि एक कंट्री है, एक डोमेस्टिक कंट्री में या एक इकोनॉमी में कितना कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ है। वैसे ये हमारा जो है प्रोडक्शन जो सेक्टर है उससे रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है, हमारे प्रोडक्शन सेक्टर से रिलेटेड है और इसमें हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में एक्चुअल में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, उसी के साथ साथ बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द ऑब्टेन goods for investment by the production unit located within the domestic territory। ठीक है, यानी कि हमने कैपिटल जो है फॉर्मेशन करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन करने या कैपिटल स्टॉक जो है वो कितना एड ऑन किया है, और कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए या कैपिटल बनाने के लिए हमने कितना जो है इन्वेस्टमेंट किया है हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स पे। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, GDFC हैज 2 कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें बच्चों GDFC के 2 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से? पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक। ठीक है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला हो गया हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कि इंडिया में या फिर डोमेस्टिक जो टेरिटरी है उसमें कितना फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, ये कैसे पता लगाएंगे? सो बच्चों इसके भी 3 मेथड है, इसको निकालने के भी 3 मेथड है, पर उससे पहले हम जान लेते हैं किस तरह से निकाला जाता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलता है बच्चों कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, किसके लिए? अरे भाई यहाँ पे एक फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर हुआ। फिक्स एसेट जो क्या होती है लॉन्ग रन के लिए होती है, और जो एक बार जहाँ बन गई जब वहाँ क्या हो जाती है फिक्स हो जाती है, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए बच्चों, ये सब क्या हो गए हमारे फिक्स एसेट्स हुए हैं। तो कितना इनकर्ड हुआ एक्सपेंडिचर हमारी फिक्स एसेट को परचेज करने में, किस में आ जाएगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगा। दिस एक्सपेंडिचर इज जनरली डिवाइड इनटू 3 सब कैटेगरी। ठीक है, इसको हमने 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक एक करके समझते हैं। पहला है बच्चों ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ न्यू प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एक्स्ट्रा। हमने क्या देखा? हमने देखा है मैम यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कि जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको परचेज करने में हमें कितना एक्सपेंसेस करना पड़ा। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, बिजनेस में, रेजिडेंट में और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। सो बच्चों बिजनेस से रिलेटेड है तो मैम प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी तो बिजनेस क्या चाहता है? कोई भी बिजनेस है अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो उसको क्या चाहिए? उसको प्लांट की ज़रूरत होती है, उसको मशीनरी की ज़रूरत होती है, उसको इक्विपमेंट्स चाहिए। तो बच्चों इन पे क्या है? ये सारे जो चीज़ें हैं वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, ये सारी क्या है? बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स है, और इन पे जो खर्च होता है यानी इनको परचेज करने पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो किस में आ जाएगा? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। जनरली जो भी फिक्स एसेट्स एक बिजनेस में प्रोडक्शन के पर्पज से चाहिए वो क्या हो गए हमारे लिए? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गए। जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब क्या है बच्चों? फिक्स एसेट्स है। ठीक है, अगला है बच्चों ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, दिस इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। अगर कोई हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हो गया, ये क्या करेगी? फॉर्म करेगी। अगर कोई हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है अपने लिए घर। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं हाउस होल्ड सेक्टर से हूँ, अगर मुझे मेरे रहने के लिए घर परचेज करना है तो कहाँ इंक्लूड होगा बच्चों? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में। या फिर मैं खुद के रहने के लिए घर बनाती हूँ तो फिक्स एसेट बन रही है, या तो खरीदो या फिर क्या करो? बनाओ। तो फिक्स एसेट तो बनी रही है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ठीक है बच्चों, तो ये क्या इंक्लूड हो गया? कहाँ इंक्लूड हो गया? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में। और बच्चों ये यहाँ इंक्लूड है, इसीलिए हमने क्या करा? जो हमारा फाइनल कंजप्शन था, जो हमारा
हाउस होल्ड द्वारा जो फाइनल कंजप्शन हो रहा था उसमें हमने इंक्लूड नहीं किया। जब हम ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स देख रहे थे उसमें हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये इंक्लूड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे जितना ग्रॉस जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बनने में क्या होगा, यहाँ पे इंक्लूड होगा। सो बच्चों यहाँ पे अगर घर खरीद रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं तो कहाँ इंक्लूड हो गया हमारा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। किस टाइटल में, किस सब ग्रुप में, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्म द्वारा हो गया, हाउस होल्ड द्वारा हो गया। अब बच्चों कौन बच गया हमारा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। दिस इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, रोड्स, ब्रिज। ठीक है, अब बच्चों सिंपल सा है, लोग भी खर्चा करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं या घर खरीदते हैं। फर्म भी फिक्स एसेट्स परचेज करती है, मशीनरी हो गई, टूल्स हो गई। गवर्नमेंट भी क्या करती है बच्चों, फिक्स एसेट्स बनाने के लिए एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि ब्रिज बना दिया, रोड बना दी, ठीक है, फ्लाईओवर्स बना दिए, उसी के साथ बच्चों बांध बना दिए, ठीक है, रोड्स बना दी। ये सब किस में इंक्लूड हो गए बच्चों, हमारे लिए गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, हमारे जो तीनों ही सेक्टर्स द्वारा जो भी फिक्स एसेट्स परचेज करने में जितने भी एक्सपेंडिचर होगा किस में इंक्लूड हो गया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या हो गया बच्चों, इन तीनों को हम इंक्लूड करेंगे, और जब इन तीनों को इंक्लूड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अगला है बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक। अब बच्चों जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो सिंपल सा है, जहां प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ चलता है, हमारी फर्म द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, हमने कैपिटल फॉर्मेशन में तो ये देख लिया कि हमने तीनों ही सेक्टर ले लिए। अब बच्चों यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में कहाँ होगा, जहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। अब बच्चों हाउस होल्ड सिंपल सा है, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। गवर्नमेंट में अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं है तो बच्चों उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिंपल सा है कि किसको इंक्लूड किया जाएगा, सीधे सीधे फर्म को इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। The physical change in the capital stock of raw material, semi finished good और finished good। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे इन्वेंट्री क्या हो गया, यहाँ पे जो फिजिकल चेंज हो रहा है किसमें, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में। हमारा जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है या फिर फिनिश गुड है या सेमी फिनिश गुड है, इनमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो किस में आएगा, इन्वेंट्री इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाएगा। इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है, ठीक है, याद रखना, इन्वेंट्री यानी क्या होता है, स्टॉक होता है, इसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको चेंज इन स्टॉक भी कह सकते हैं। हमने जो बच्चों वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सिंपल सा ही है, इसमें भी वैसे ही निकलेगा। जो बच्चों हमारा ईयर का, अकाउंटिंग ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, it is included as an investment item because it represent goods produced but not used for current consumption। अब बच्चों क्या कहा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स इंक्लूड। ठीक है, ये किस किस को इंक्लूड कर रहा है, जो कि जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, चाहे वो सेल हुआ है चाहे नहीं हुआ है, ठीक है, उन सबको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ए इन्वेस्टमेंट आइटम because it's represent good produce or not used for current consumption। ठीक है, कुछ गुड्स क्या हुआ, कंजप्ट हो गया, कुछ गुड का कंजप्शन ही नहीं हुआ। कंजप्शन कैसे नहीं हुआ, जब सेल नहीं होगा मतलब कंजप्शन नहीं हुआ। अब बच्चों जितना सेल हो गया वो तो हमें ऐड करना ही है, और जितना नहीं हुआ है उसको भी हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक में। इट इज कैलकुलेट एज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, सिंपल सा है मैम, चेंज इन स्टॉक, हमारा चेंज इन स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो मैम यहां पे हमारा क्या आ गया, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। हमारा चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। सो बच्चों हमने यहाँ पे देख लिया कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से निकलता है, और मैम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किस तरह से, या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट किस तरह से निकाला जाता है, ये हमने देख लिया। सो बच्चों अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने का क्या होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर दोनों को ही ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों हम कैसे निकाल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट तीनों को ही ऐड करेंगे, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और उसी के साथ ऐड क्या करना है, इन्वेंट्री मैनेज इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। अब बच्चों इसमें देखते हैं कि किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, हमने सारी इंक्लूड करने वाली चीजें देख ली, अब किस किस को इंक्लूड नहीं करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो द परचेज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर आइदर ओल्ड एंड न्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट। अगर बच्चों क्या हो रहा है, परचेज और सेल हो रहा है, किसका परचेज होगा तभी एक्सपेंडिचर होगा। अगर परचेज हो रहा है बच्चों शेयर्स का या फिर डिबेंचर का, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, सो बच्चों उसको हम इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने क्यों नहीं किया मैम, हमने आखिर क्यों नहीं किया बच्चों, इसलिए नहीं किया क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ना तो किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और ना ही क्या सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, ना तो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का और ना ही सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए मैम हमने इनको क्या करा, इन पे जो एक्सपेंडिचर होगा यानी खरीदने में परचेज करने पे जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। अब बच्चों सिंपल सा, अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, ओनरशिप पे तो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब हम जैसे ही इनको पैसे देंगे, हम क्या कर रहे हैं, शेयर परचेज कर रहे हैं यानी हम पेमेंट कर रहे हैं। अब जैसे हम शेयर को शेयर कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे, यानी कोई भी प्रोडक्शन या फिर हम कहेंगे गुड्स या सर्विस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुई है तो मैम यहाँ क्या होगी, ये हमारी इंक्लूड नहीं करेंगे हम इनको। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो हमने यहाँ पे बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से निकाला जाता है ये हमने देख लिया। आगे बढ़ेंगे अब बच्चों, और अगला जो लास्ट है बच्चों हमारा क्या है, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट जो हमारा फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड है, इसके बारे में जानेंगे। तो सिंपल सा है बच्चों, किस तरह से निकाला जाता है, जो एक्सपोर्ट है उसको हम इंपोर्ट से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एक्सपोर्ट एंड अ इंपोर्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है बच्चों, क्या करना है, अरे भाई जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है और जो इंपोर्ट हुआ है इन दोनों के डिफरेंस क्या हो गए हमारे लिए, नेट एक्सपोर्ट हो गया। अब बच्चों एक्सपोर्ट क्या हो गया, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फॉरेनर ऑन द परचेज ऑफ अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सा है, हम सब जानते हैं, जैसे ये इंडिया है, ये हमारा हो गया इंडिया। ठीक है, और ये हो गया कोई और कंट्री, चाइना। ठीक है, ये 2 कंट्रियां हैं। अब बच्चों चाइना को हम क्या कर रहे हैं, हम कोई चीज भेज रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, सेल कर दिया, हमने सेल करी, मे बी यहाँ पे कॉटन की सेल की है। ठीक है, कॉटन की क्या की है बच्चों, सेल की है। ठीक है मैम, हमने कॉटन की सेल की है, सो हमारे पास क्या होगा मैम, पैसा आएगा, इनकम यहाँ पे क्या होगी, इनकर्ड होगी। अब बच्चों सिंपल सा, अगर हमारी कंट्री से, हमारी डोमेस्टिक कंट्री से अगर हम किसी फॉरेन कंट्री को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपोर्ट हो गया। क्या कहलाएगा, ये एक्सपोर्ट कहलाएगा। अब बच्चों हमें एक्सपोर्ट को क्या करना है, इंक्लूड करना है। इंक्लूड क्यों करना है, क्योंकि मैम एक्सपोर्ट जो हुआ है वो बना कहाँ है, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है वो कहाँ बना है, भाई इंडिया में बना है। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस जो हुई है बच्चों कहाँ बनी है, वो प्रोड्यूस कहाँ हुई है मैम, इंडिया में प्रोड्यूस हुई है। और इंडिया में अगर प्रोडक्शन हुआ है तो एक्सपेंडिचर हुआ होगा। अब जब एक्सपेंडिचर हुआ है तो कहाँ इंक्लूड हो गया, हमारे इंपोर्ट में इंक्लूड हो गया। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फॉरेनर ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम इनको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को इंक्लूड कर देंगे। अगला है बच्चों इंपोर्ट इज द एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब सिंपल सा हमारी कंट्री से चाइना में हमने क्या करा, ये इंडिया, और ये हो गया बच्चों क्या, चाइना। ठीक है मैम, अब हमने क्या करा, यहाँ पे चाइना ने हमें कुछ भेजा, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट मान लो। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट चाइना ने हमें क्या करा, सेल किया।
और हमने क्या करा, परचेज किया। सिंपल सा है, जब वो सेल करेंगे तो हम परचेज करेंगे। अब बच्चों जब उन्होंने सेल किया और हमने परचेज किया तो ये क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब बच्चों हमने इंपोर्ट किया यानी हमने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, ठीक है मैम, हमने खरीदा है और बदले में उनको क्या दिया है, पैसे दिए, ठीक है। अब बच्चों जब इंपोर्ट हुआ है तो सिंपल सी बात है कि वो हमारे कंट्री में नहीं बना, तभी तो हमने इंपोर्ट किया। बना कहाँ है, चाइना में बना है। अब जब चाइना में बना होगा तो इसको वहां कहाँ प्रोडक्शन हुआ होगा, चाइना में प्रोडक्शन हुआ है मैम। प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, चाइना में प्रोडक्शन हुआ है। अब जब चाइना में प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विस का तो बच्चों वहां पे एक्सपेंडिचर हुआ होगा ना। अब जब वहां पे एक्सपेंडिचर हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंपोर्ट हुआ है उस पे क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। सो मैम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। एक्सपेंडिचर माइनस हमारा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कलेक्टेड एंड कॉल्ड इट नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। कैसे निकालते हैं, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है इसको निकालने का। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे, x माइनस एम। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। जैसे एक्सपोर्ट मान लो 1000 का हुआ है और इंपोर्ट हुआ है बच्चों 800 का। सो बच्चों नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया, यहाँ पे 200 का हो गया। ये माइनस में भी आ सकते हैं फिगर, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस में ही आए, ये माइनस में भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि नेट एक्सपोर्ट किस तरह से निकाला जाता है और ये रिलेटेड किससे है, हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं, ये इससे रिलेटेड है। सो बच्चों हमने देखा हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो किस तरह से कंजप्शन करता है फाइनल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, फाइनल कंजप्शन ऑन फाइनल एक्सपेंडिचर। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का देख लिया कंजप्शन। उसके साथ साथ बच्चों जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है या इन्वेंट्री बनी है वो कैसे बनती है, और बच्चों जो एक्सटर्नल सेक्टर द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है वो किस तरह से होता है, ये हमने देख लिया। अब बच्चों हमें किस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड में हमें नेशनल इनकम निकालनी है ये देखना है। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सो बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड निकालने के, एक्सपेंडिचर मेथड से नेट इनकम निकालने के कौन कौन से स्टेप्स हो गए। सो द स्टेप इन्वॉल्व इन द कंजप्शन ऑफ द नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड आर। पहला स्टेप क्या हो गया, हमें आइडेंटिफाई करना है फाइनल स्पेंडिंग इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। हमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर जो फाइनल स्पेंडिंग हुई है, ठीक है, वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हुई है, ठीक है बच्चों, यानी कौन से सेक्टर में हुई है। सो बच्चों हमारे सेक्टर कौन कौन से हो गए, डोमेस्टिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, प्रोडक्शन सेक्टर हो गया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या फिर हम इसको एक्सटर्नल सेक्टर भी कह सकते हैं। अब बच्चों अगर डोमेस्टिक सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा क्या होता है, अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो हम उसको क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, PFCE। गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा हुआ है तो हम इसको GFCE यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे। प्रोडक्शन सेक्टर द्वारा हुआ है तो बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। उसी के अलावा बच्चों रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड रीजन से हुआ है तो बच्चों इसको क्या कहेंगे, नेट एक्सपोर्ट कहेंगे। इसको निकालते कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, सो यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो सेक्टर हैं उनकी फाइनल स्पेंडिंग कैसे हुई है, किस सेक्टर में हुई है और उसको कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। सो हमारा पहला स्टेप हमने यहाँ पे देख लिया, हमने हमारा पहला स्टेप यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से करना है। अब बच्चों इनके द्वारा, ठीक है, हमने देख लिया कि भाई हाउस होल्ड ने कितना जो है एक्सपेंडिचर किया है, गवर्नमेंट ने कितना किया है, प्रोडक्शन ने कितना किया है, या यहाँ पे फॉरेन जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसने कितना एक्सपेंडिचर किया। अब जब इन तीनों चारों की सेक्टर द्वारा किया गया है जो एक्सपेंडिचर है बच्चों, इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। जब हम इन चारों को जोड़ लेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया है। क्या हुआ है, हम क्या करेंगे बच्चों, सम कर देंगे जो हमारे 4 कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा,
ठीक है, चारों सेक्टर्स जो एक्सपेंड करेंगे, जो स्पेंड करेंगे, जो खर्चा करेंगे, जो एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर उनको जोड़ लेंगे, उनका सम कर लेंगे, ठीक है, क्या करना है, सम करना है। अगर उनका सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल आएगा। याद रखना, जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में देखा था, वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडेड मेथड में हमने देखा था जो भी वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन में जो ग्रॉस वैल्यू ऐड होती थी वो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड था, ठीक है, जीवीए एट मार्केट प्राइस। और जीवीए एट मार्केट प्राइस जो था बच्चों वो किसके इक्वल था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल था, ठीक है। हम वहाँ पे जितना भी वैल्यू एडेड हुआ है, सारी जो एंटरप्राइज है उनको अगर ऐड कर लेते थे तो हमारे पास आ जाता था जीवीए एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एट मार्केट प्राइस। और वही किसके इक्वल था बच्चों, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसी तरह बच्चों क्या करना है, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, सारे जो सेक्टर है वो जो जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर उन सबको जोड़ लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के इक्वल आ जाएगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू पीएफसी, हाउस होल्ड द्वारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है, गवर्नमेंट द्वारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है, और बच्चों जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है यानी प्रोडक्शन सेक्टर द्वारा, और बच्चों जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर द्वारा जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सबको अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। तो सेकंड स्टेप भी हमने यहाँ पे समझ लिया कि किस तरह से करना है। अगला स्टेप है बच्चों क्या, हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे, क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है बच्चों। इसको निकालना है, बहुत इजी। किस तरह से निकाला जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है बच्चों, उसमें से हमें क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन को लेस करना है, और नेट इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसको लेस करना है, ठीक है। किस तरह से निकालते हैं, एनडीपी निकालने का फॉर्मूला सीधा सा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हमारे पास ऑलरेडी आ गया था सेकंड स्टेप में, उसमें से मैम डेप्रिसिएशन को लेस करना है और लेस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। और जब हम इन सबको लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम जीडीपी एट एमपी, ठीक है। जीडीपी से हमें डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम या फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। थर्ड स्टेप भी हमने देख लिया। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले स्टेप, फोर्थ स्टेप की तरफ। अब बच्चों हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब लास्ट में क्या रह गया है, लास्ट में रह गया मैम नेशनल इनकम निकालना रह गया। तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, जो हमारा यहाँ पे क्या है मैम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, अगर उसमें हम एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा, जिसको हम एनएनपीबी कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एनएनपीबी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस करना है हमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ठीक है। एनएफआईए इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसको ऐड करने से क्या आ जाएगा बच्चों, नेशनल इनकम निकल जाएगी। सो बच्चों हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि मैम अगर नेशनल इनकम निकालनी है किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और मैम अगर हमें कंपोनेंट्स देखने, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर हमें जो हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर है
उसके कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो हम इजीली नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा था बच्चों क्या एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर के, उसी के साथ हमने देख लिया कि मैम अगर हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है सो हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। अब बच्चों देख लेते हैं कि कौन कौन से जो प्रिकॉशंस हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं नेशनल इनकम का। हमने देख तो लिया मैम कि नेशनल इनकम कैसे निकलती है एक्सपेंडिचर मेथड में, अब कौन कौन से जो प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने चाहिए हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालते हुए। तो सबसे पहला क्या हो गया, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, क्या देखा हमने कि जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं अगर हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, उसको क्या करेंगे हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे, इंटरमीडिएट गुड्स का हमने बच्चों वैल्यू एडेड मेथड में भी देखा था, इसमें भी ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे फार्मर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। अब बच्चों फार्मर ने वीट क्या करा, किसको बेच दिया, यहाँ पे फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। ठीक है मैम, अब फ्लोर मिल वाला क्या कर रहा है, उस वीट को कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्लोर में कन्वर्ट करेगा। अब बच्चों उसने फ्लोर में कन्वर्ट करके क्या करा, इसको बेकर को बेच दिया। अब बेकर ने क्या करा, यहाँ पे बेकर ने उस फ्लोर मिल का यूज करके क्या करा, यहाँ पे ब्रेड बना दी, ब्रेड बना दी और उस ब्रेड को क्या करा, कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, अब बच्चों सिंपल सा है, फार्मर था उसने वीट बेचा फ्लोर मिल वाले को कितने में, 100 में। फ्लोर मिल वाले ने क्या करा, उस वीट को क्या करा, फ्लोर में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसने मशीन चला के क्या करा, फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों अब ये फ्लोर मिल वाले ने फ्लोर किसको बेचा, बेकर को बेचा, कितने में, यहाँ पे 150 में। ठीक है, उसने 100 रुपए का खरीदा था फार्मर से और उसने क्या करा, 50 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके, क्योंकि उसने फ्लोर बनाया था तो उसने 50 रुपए ऐड करके किसको बेच दिया, बेकर को। अब बेकर भी क्या करेगा, उस फ्लोर को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, उसमें प्रोसेस करेगा और ब्रेड बनाएगा। सिंपल सी बात है, ब्रेड बनाएगा, उसका प्रोसीजर होता है। तो बच्चों ये जो है बेकर क्या करेगा, कंज्यूमर को कितने में ब्रेड बेच रहा है, 200 में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों फाइनल गुड कौन सा है, ब्रेड है। कंज्यूमर कितना पे कर रहा है मैम, यहाँ पे 200 रुपए पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल जो गुड्स है बच्चों क्या है, 200 रुपए। अब बच्चों इस फाइनल गुड में जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, जैसे ब्रेड बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, फ्लोर हो गया। अब बच्चों फ्लोर बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया, वीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो इंटरमीडिएट गुड पे जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मैम इस 200 में ऑलरेडी 150 और 100 इंक्लूड है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बल्कि इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। सो मैम जो भी इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज जो हुई हैं जिस पे एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उसको क्या करेंगे, हम इंक्लूड नहीं करेंगे बल्कि उनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रिकॉशन हमें ये देखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, अगला है मैम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ट्रांसफर पेमेंट इज एक्सक्लूडेड। जितने भी बच्चों, जितने भी अगर हम बात करें, जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुए हैं, ठीक है, अगर ट्रांसफर पेमेंट हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे बल्कि उनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइक स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशन, अगर इस तरह के ट्रांसफर पेमेंट हुए हैं तो उनको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैम कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, ये वेलफेयर के लिए है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हुआ है, कोई भी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी ना तो गुड्स बना है और ना ही यहाँ पे क्या हुई है, सर्विस बनी है, ना तो गुड बना है और ना ही सर्विसेज बनी है। सो हम कहेंगे ये क्या हो गए हमारे लिए, ट्रांसफर पेमेंट हो गए, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए कर रही है। सो इनको हम क्या करेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो ट्रांसफर पेमेंट के लिए हुआ है उसको एक्सक्लूड करना है, लाइक स्कॉलरशिप हो गया, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, ओल्ड एज पेंशंस हो गए, इनको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अगला है मैम एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ यूज्ड सेकंड हैंड गुड्स इज एक्सक्लूडेड। ठीक है बच्चों, अगर हमने क्या करा है, परचेज किया है किसको, हमने सेकंड हैंड या फिर जो यूज्ड हो रखा है कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई गुड है उसको परचेज किया है, उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, ए
ने परचेज करी थी, ठीक है, ए ने परचेज करी थी एक कार है, कब करी थी, 2016 में करी थी। मान लो ए के पास एक कार है जो उसने परचेज करी थी 2016 में, नहीं 2016 में उसने नई परचेज करी थी, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, उसने 4-5 साल तक चलाया, ठीक है, उसने 4-5 साल तक चलाया और उसने क्या करा, बी को सेल कर दी, बी को उसने क्या करा, सेल कर दिया। बी ने क्या करा, परचेज करा, सिंपल सी बात है। कब करा, 2021 में। 2021 में ए ने क्या करा, सेल कर दिया बी को, क्या, वही कार जो है वो सेल कर दी, किसमें, बी को सेल कर दी, ठीक है। अब बी ने परचेज करी, सिंपल सी बात है। तो बच्चों इस परचेज में किसी भी तरह का कुछ भी प्रोडक्शन हुआ है क्या, कैसा ही प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है क्या, कोई नया गुड या फिर नई जो सर्विस है उसका प्रोडक्शन हुआ है क्या, या फिर जो पहले से ही कैपिटल थी उसमें एड ऑन हुआ है क्या। सो हम कहेंगे नहीं मैम, कोई एड ऑन नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इनफ्लो में ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे हटा देंगे। सो मैम ये क्या हो गई हमारे लिए, अगर कोई भी परचेज हुआ है, अगर किसका, यूज्ड और सेकंड हैंड गुड्स का अगर परचेज हुआ है, सो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक्सक्लूडेड होगी। इसके अलावा अगर कमीशन और ब्रोकरेज दिया है, ठीक है, इस गाड़ी को खरीदने के लिए बी ने कोई कमीशन और ब्रोकरेज दिया, उसको ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चों ये क्या हुई, प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है और उसमें क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसको ऐड करेंगे। अगला है मैम, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर बॉन्ड और न्यू शेयर बॉन्ड इज एक्सक्लूडेड। तो बच्चों ये भी हमने देख लिया, ये तो हमने इन्वेस्टमेंट में ही देख लिया था कि अगर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं किसके लिए, अगर हमने ओल्ड शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे या न्यू शेयर और डिबेंचर खरीदे, तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो रही है, सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अगर हमने जो परचेज किए हैं जो शेयर्स, अगर हम उसको सेल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फिर से पैसे आ जाएंगे। तो हम कहेंगे इससे किसी भी तरह का ना तो कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही कोई सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही तो कोई गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो हम कहेंगे ये कोई भी यहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई नहीं है, तो ये क्या हो गई, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि इनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अगला है मैम, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि मान लो कि मेरा एक घर है, ठीक है, मेरा खुद का घर है, मान लो कि मेरा खुद का घर है। अब बच्चों मैं मेरे खुद के घर में रहती हूँ, तो मुझे रेंट पे करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा, इम्प्यूटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे इमेजिनरी एक्सपेंडिचर करना, ठीक है। अब बच्चों मेरा खुद का घर है, मैं रेंट नहीं दूंगी, सिंपल सा है, क्यों दूं। अब बच्चों अगर ये मेरा खुद का घर नहीं होता, मान के चलते हैं कि ये मेरा खुद का घर नहीं होता, पर मैं इस घर में रह रही हूँ, घर में रह रही हूँ मतलब रेंट लेके रह रही हूँ। सो बच्चों अगर ये मेरा खुद का घर नहीं होता और मैं इस घर में एज अ रेंट लेके रहती, सो बच्चों मुझे कितना रुपए पे करना पड़ता, मान लो मुझे 15,000 जो है रुपीस पे करने पड़ते पर मंथ एज अ रेंट, ठीक है मैम। अब बच्चों यानी कि ये मेरा खुद का घर है, मुझे देना नहीं पड़ रहा रेंट, पर अगर नहीं होता तो मुझे 15,000 पर मंथ रेंट पे करना पड़ता, यानी ये मुझे नहीं करना है भाई, ये मेरे एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, पर अगर मेरा घर नहीं होता तब मेरा ये एक्सपेंडिचर होता, ठीक है। सो बच्चों ये जो इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर है, यानी है नहीं फिर भी करना पड़ता, ठीक है, ये इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर है। और अगर इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर है तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई फार्मर है, अगर कोई फार्मर है बच्चों, वो क्या करता है मैम, वो क्या करता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जैसे पल्सेस हो गए, वीट हो गया। अब बच्चों वीट है, वो जितना भी उसने वीट का प्रोडक्शन किया है उस सबको वो बेचता नहीं है, बल्कि वो अपने पास भी रखता है थोड़ा बहुत अपने घर के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए। अब मैम जो है सेल्फ कंजप्शन के लिए उसने जितना रखा है, अगर वो उसको बेचता तो उसके पास पैसे आते, पर उसने बेचा नहीं बल्कि खुद के लिए ही रखा है, ठीक है। तो बच्चों वो क्या था, अगर बेचता तो आते, जो बेचता है मतलब कि मान के चलते, अज्यूम करके चलते कि बेचता तो आते, सो बच्चों वो क्या हो गया, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर हो गया। सो हम कहेंगे जो है ही नहीं, पर अगर होता तो क्या होता, तो बच्चों उसको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अगला है बच्चों, अब हम देखेंगे बच्चों, हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम
नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हमें देखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिमांड फॉर फाइनल कंजप्शन अराइज इन, यहाँ पे फाइनल कंजप्शन की जो डिमांड है बच्चों कौन करता है, पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बोथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर, और नाइदर इन अ हाउस होल्ड और नॉन इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो बच्चों फाइनल जो कंजप्शंस हैं उसके लिए डिमांड गवर्नमेंट प्लस जो हाउस होल्ड सेक्टर है दोनों ही करते हैं, सो हम कहेंगे बोथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर आर डिमांडेड फॉर फाइनल कंजप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, इसमें से बच्चों कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पहला है लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द रेडियो, टीचिंग वंस ऑन सन एट होम, मेडिकल फैसिलिटी रेंडर बाय अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, अ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड ड्यूटीज। ठीक है, सो मैम यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है सिर्फ एक ही है, कौन सी है, अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, कौन, चैरिटेबल डिस्पेंसरी क्या कर रही है, मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, भले वो पैसा लेके नहीं दे रही है, फिर भी ये क्या हो गई मैम, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बाकी हम अपने लिए म्यूजिक सुन रहे हैं, हम अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई हाउसवाइफ है वो क्या कर रही है, हाउस होल्ड ड्यूटीज कर रही है, ये सब क्या होंगे मैम, ये मेजरेबल नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, और इनको हम मनी में मेजर भी नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। ठीक है, इसमें से फैक्टर पेमेंट नहीं है। पहला है फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सोनल, सैलरी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ एन ऑनर ऑक्यूपाइड अ बिल्डिंग, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, नॉट देखना है, नॉट। ठीक है बच्चों, कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है, सो मैम फ्री यूनिफॉर्म टू द डिफेंस पर्सोनल ये भी है, सैलरी अगर दे रहे हैं पार्लियामेंट मेंबर को ये भी फैक्टर पेमेंट है, इम्प्यूटेड रेंट ऑनर ऑक्यूपाइड द बिल्डिंग ये भी क्या है मैम, हमारा जो है फैक्टर पेमेंट है, यहाँ पे नहीं है। अगर स्कॉलरशिप दी है किसको, स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट का कोई स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप मिली है, सो मैम यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये फैक्टर पेमेंट नहीं होगी। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, आज के सेशन में हमने देखा कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें किस तरह से हमारा नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट होता है, क्या क्या स्टेप्स थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स थे हमारे एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर के, ये सब देखा। उसी के साथ हमने कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।